तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के क्लास में पिछले क्लास में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किए थे, जिसमें उसका कंपोजिशंस कैसे होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सैलरीज क्या है, ये सब बातें ख़त्म हो गई थी। आज का क्लास जो पूरी तरीके से समर्पित है, डिपेंड है, वो इस बात पे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का पावर एंड फंक्शंस क्या है, कार्य एवं अधिकार क्या है। सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं अधिकार को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो दूसरे देशों में सुप्रीम कोर्ट है, उससे थोड़ा कंपैरेटिवली हम लोग इंडियन सुप्रीम कोर्ट को देखें कि हमारा सुप्रीम कोर्ट वैश्विक स्तर पे कार्य और अधिकार के आधार पे कहाँ पे खड़ा है। यानी हम अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को वैश्विक स्तर पे क्या बहुत शक्तिशाली मान सकते हैं, ये बहुत शक्तिहीन मान सकते हैं। जब तक ये प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं चला जाता, तब तक भारत के सुप्रीम कोर्ट का कार्य और अधिकार यानी पावर एंड फंक्शंस को पढ़ना बेकार होगा। तो उसको एक इंट्रो के रूप में लेते हैं हम, और इंट्रोडक्शंस में पावर एंड फंक्शंस के इंट्रोडक्शंस में हम बताना चाहते हैं कि पोजीशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं। तो जहां तक इंट्रोडक्शंस यानी भूमिका का प्रश्न है, तो जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बारे में वैश्विक स्तर पर कुछ बातें जाननी काफी जरूरी है कि ये जो हमारा कोर्ट है, ये विश्व के दूसरे सर्वोच्च न्यायालय से अनेक तत्वों को समाहित किया है। अब कैसे इसी चीज को हम लोग को समझना है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो विश्व के शक्तिशाली देश हैं, उन देशों के सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी चीजों को हमने लिया है, और ऐसे आधार पे वैश्विक स्तर पे जो दूसरे देश हैं वो हम न्यायपालिका के क्षेत्र में हमसे निम्नतर हो गए। कैसे? तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि इकहरी न्यायपालिका हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में क्या है कि यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जिसके कारण से वहां की जुडिशियरी भी यूनिटरी है। लेकिन उस यूनिटरी सिस्टम्स को लेने के बावजूद भी जो भारतीय न्यायपालिका है, इंडियन जुडिशियरी है,
वह ब्रिटेन से श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है, ये एक सवाल पैदा होता है। तो इसकी श्रेष्ठता का एक आधार ये है कि भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे जुडिशियल रिव्यू, की शक्ति। इस ग्राउंड पे हमने यूनिटरी टाइप ऑफ जुडिशरी तो ब्रिटेन से ली, लेकिन ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय से, जुडिशरी से, हमारा सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा शक्तिशाली है। किस ग्राउंड पे? कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सर्वोच्च है। पार्लियामेंट सर्वोच्च किस प्रकार से है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उस कानून का समीक्षा नहीं कर सकता है ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है। यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीमो है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में एकहरी न्यायपालिका ब्रिटेन के समान है, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय संसद से बनाए गए कानून की न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और अगर देखेगा कि ये संविधान में लिखे गए भावनाओं के विपरीत कानून बना है, तो ऐसे कानूनों को जो कानून संसद ने बनाया है उसको असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है और वो कानून वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट अडोप्टेशंस के बावजूद भी जो हमने ब्रिटेन से लिया, वो ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट से हमारा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ज्यादा श्रेष्ठ है कि हमने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं, उसको अडॉप्ट किया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए दूसरा, कि संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम्स को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया। तो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में फेडरेशंस को अपनाया, लेकिन जुडिशियरी में हमने फेडरेशंस को नहीं अपनाया। जुडिशियरी में हमने क्या चीज अपनाया? यूनिटरी टाइप ऑफ जुडिशियरी। लेकिन यूनिटरी टाइप ऑफ जुडिशियरी के होने के बावजूद भी हाई कोर्ट को, जो यहां हाई कोर्ट है भारत में, इसे हमने एक स्वतंत्र स्थिति प्रदान की। तो इस तरीके से फेडरेशन और यूनिटरी का एक सामंजस्य बनाया। अमेरिका के टोटली फेडरेशन को हमने नहीं अपनाया। और जुडिशियरी के सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो अमेरिका में जुडिशियरी के सेक्टर में भी पूरा का पूरा फेडरल टाइप ऑफ जुडिशियरी है, अर्थात हाई कोर्ट के बाद वहां मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता है। जिस राज्य का हाई कोर्ट है उस राज्य के लिए वही सुप्रीम कोर्ट है।
अर्थात राज्य विषय से संबंधित, स्टेट लिस्ट से संबंधित जितने भी विषय होंगे वे सब के सब हाई कोर्ट में जाकर के अंत हो जाते हैं। वही अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर्स है, संघात्मक ढांचा है, सिर्फ उन्हीं मुद्दों से संबंधित मुकदमों को सुनेगा। स्टेट लिस्ट से संबंधित मुकदमों को नहीं सुनता है। तो ऐसी परिस्थिति में जुडिशियरी के सेक्शंस में हम ये देखते हैं कि फेडरेशंस को अपनाते हुए जो जुडिशियरी के यूनिटरी व्यवस्था को भारत ने अपनाया और उसमें हाई कोर्ट को एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, चाहे सिविल मामला हो, चाहे दीवानी मामला हो, या चाहे क्रिमिनल या आपराधिक मामला हो। उस मामला में हाई कोर्ट को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि इस विषय को सुप्रीम कोर्ट को देखना जरूरी है, तभी हाई कोर्ट से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आता है। अगर हाई कोर्ट ये प्रमाण पत्र न दे किसी मुकदमा में तो वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। तो इस तरीके से एक स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई पड़ता है हम लोगों के यहाँ। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में हमारा सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल इस माने में है कि हम यूनिटरी के साथ साथ कुछ हद तक फेडरेशंस का भी पालन करते हैं और उसका एक समुच्चय का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से अमेरिकी फेडरल कोर्ट के स्थान पर हमारा सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा ताकतवर या अच्छा दिखाई पड़ता है। तो ये दो भूमिका हो गई। तीसरा भूमिका हुआ इसका कि संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, यानी प्रोटेक्टर या आप गार्जियन भी कह सकते हैं, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। कैसे कहते हैं कि अगर संविधान में लिखी हुई बातों से इतर हट करके अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर देता है। और भारतीय संविधान न्यायिक इतिहास में एक मुकदमा ऐसा हुआ है जिसका निर्णय एक लैंडमार्क, एक ऐतिहासिक है, और वो है 1973 का केशवानंद भारती का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया शब्दावली, टर्मोलॉजी को इजाद किया जुडिशरी के सेक्शन में, और वो है संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया है कि संविधान का जो आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर्स है, उसमें व्यवस्थापिका कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, इसका कुछ बातें 1973 में ही बता दी गई। साथ साथ ये भी कह दिया गया कि समय समय पे हम देखेंगे कि संविधान का आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कौन कौन है। तो इससे ये साबित होता है कि चाहे कितनी भी मेजॉरिटी की सरकार हो, वो संविधान जो प्रचलित है अभी, उसमें कोई ऐसा आधारभूत परिवर्तन नहीं कर सकता है जिससे देश का शासन का स्वरूप ही चेंज कर जाए। तो ये जो प्रोटेक्शंस है संविधान का, वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट को वैश्विक स्तर पे दूसरे देशों से श्रेष्ठ बनाता है, क्योंकि दूसरे देशों में इस प्रकार का प्रोविजंस नहीं है। और तीसरा कि मौलिक अधिकार का संरक्षण, मौलिक अधिकार का संरक्षक।
यानी प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है। हम लोग जब इस विषय को पढ़ रहे थे तो उस समय बहुत लंबा क्लास हमने लिया और बहुत विस्तार से बताया। उसकी कुछ बातों को हम यहाँ दोहराना सिर्फ चाहते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में आप फंडामेंटल राइट्स के रिलेशंस को समझ सकें। जब डेमोक्रेसी वैश्विक स्तर पे स्थापित हो रही थी, लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, फ्रांस से जो सफर शुरू हुआ, उसमें सबसे बड़ा खतरा जो था वो ये कि अब जो व्यवस्था उभर करके सामने आई है उसमें लोकतंत्र में जो जनता होता है वही साध होता है, यानी मीन्स होता है। जनता ही साध होता है, मीन्स होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बाकी जितनी व्यवस्थाएं संसार की है वो उस जनता के लिए, पीपुल के लिए। पीपुल विश्व के लिए नहीं है, व्यवस्था के लिए नहीं है। और एंशिएंट से लेके मिडाइवल पीरियड तक जो सेटअप चल करके आया था उसमें स्टेट जनता का एक्सप्लॉयटेशन करते हुए आ रहा था। अधिक टैक्स वसूलना, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं देना, लोक कल्याण का कोई काम नहीं करना, बेगारी करवाना, ये सब वो लक्षण थे जो किसी भी शासन के द्वारा प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक चला आ रहा था। और इस तरीके से जो शासन था, जो गवर्नमेंट था, या जो स्टेट था, जो देश था, वही सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटर होता था जनता का। उसी के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो मोनार्कियल डिक्टेटर सेटअप था इस मॉडर्न एज के पहले, वो पूरा का पूरा जनता के एक्सप्लॉयटेशंस पर था। नतीजा क्या हुआ था कि वर्ल्ड का डेवलपमेंट रुका हुआ था। धन संपत्ति एक विशेष वर्ग तक सीमित था, बाकी सारे लोग निर्धन थे। और ऐसी परिस्थिति में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। यह होता भी था तो शासक वर्ग के लिए होता था, या वो उसका इस्तेमाल शासक वर्ग करता था। इसके खिलाफ प्रतिक्रिया थी। मनुष्य मनुष्य के बीच में समानता नहीं था। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जानवरों की तरह ट्रीट करता था, व्यवहार करता था। इन सबों के खिलाफ प्रतिक्रिया थी लोकतंत्र। इसलिए लोकतंत्र का मूलभूत आदर्श ये था कि उसने ये मान लिया कि हमारे शासन व्यवस्था में जनता जो है माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है, बल्कि जनता क्या है, साध है, मीन्स है। और इसका अर्थ ये हुआ कि स्टेट या उस देश की जितनी संसाधन है, जितनी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सब जनता के हित में इस्तेमाल होगा, ना कि उन रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए हम जनता का इस्तेमाल करें। ये एक बेसिक थॉट उभर करके सामने आया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह बना तो उन लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जनता के कुछ अधिकार हैं जो मूलभूत हैं, यानी उनको अगर छीना जाए तो फिर उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। जैसे अकेले रहने का अधिकार, जैसे शिक्षा पाने का अधिकार, जैसे खुली हवा में सांस लेने का अधिकार, जैसे स्वस्थ पेय जल या भोजन करने का अधिकार, जैसे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने का अधिकार, बहुत सारे राइट्स जो प्राकृतिक रूप से उसे प्राप्त है और इसे छीना गया था। इसे छीनता कौन था? तो स्टेट छीनता था। तो उसके विरुद्ध जनता का अधिकार दिया गया कि अब जो है, जो लोकतांत्रिक सरकार होगी वो जनता को ऐसे अधिकार देगी जो स्टेट नहीं छीन सकता है। किसी की भी सरकार आए, जनता के उन अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। तो ये लोकतंत्र का एक मूलभूत आत्मा था और इसीलिए इसको बचाना काफी जरूरी था।
तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया कि इसका जिम्मा दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन स्टेट करती है तो अनुच्छेद 222 के तहत आप हाई कोर्ट में जाकर के संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से छात्रों सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं अधिकार पावर एंड फंक्शंस के इंट्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में हम अंत में ये बात कह सकते हैं कि हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न सिर्फ लोकतंत्र की प्रहरी है बल्कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है, जो संघात्मक ढांचा है उसको बनाए रखने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि विश्व के अन्य शक्तिशाली देशों के सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा शक्तिशाली, और इस कारण से अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय या अपेक्स कोर्ट के कार्य एवं अधिकार को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्लियर? तो बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन पावर एंड फंक्शंस है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि मौलिक क्षेत्राधिकार। यानी प्राइमरी या ओरिजिनल जुरिडिक्शंस। देखिए मौलिक क्षेत्राधिकार या प्राइमरी जुरिडिक्शंस का जहां तक प्रश्न है तो इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें हम लोग। तो इसका मीनिंग होता है कि ऐसा वाद या ऐसा मुकदमा जो सर्वोच्च न्यायालय से ही आरंभ होगा। मतलब समझे, हमारे यहां जुडिशियरी यूनिटरी है, बात सही है, लेकिन यूनिटरी होने के बावजूद भी इसमें 3 लेयर है। एक सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे ऊपर है, इसकी संख्या 1 है। प्रत्येक राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट है जिनकी संख्या 25 है, और प्रत्येक जिलों के अलग अलग जिला एवं सत्र न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, और हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो मुकदमा हर जगह जाता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसे सुनने का अधिकार न जिला एवं सत्र न्यायालय को है और न हाई कोर्ट को है, बल्कि वो ऐसा मुकदमा है जिसकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट में होगी और जिसका अंत भी सुप्रीम कोर्ट में होगा। दोनों बात, यानी आरंभ और अंत कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट में। आरंभ एवं अंत सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जुरिडिक्शंस, ऐसा अधिकार को ही हम मौलिक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के नाम से जानते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कहा जाए तो इसका जो वर्णन है वो एक विशेष आर्टिकल में है जिसको आर्टिकल 129 बोलते हैं। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिडिक्शंस का वर्णन किया गया है, और इसमें निम्न 3 सर्कमस्टांसेस हैं। निम्न 3 वाद हैं या मुकदमा है जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू होगा
और अंत होगा। और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि कैसे, जैसे नंबर 1 में है कि एक तरफ संघ हो और दूसरी तरफ राज्य या राज्यों का समूह या राज्यों का समूह। ठीक है, तो अगर संघ को किसी राज्य से झगड़ा है या राज्य को किसी संघ से झगड़ा है या राज्यों के समूह को संघ से झगड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपना मिलिट्री भेज देगा, ये अपना पुलिस भेज देगा, दोनों में लड़ाई होगी और तब फैसला होगा। ये कब होता था? जब राजतंत्र था। अब लोकतंत्र है, तो इस विवाद का निपटारा मुकदमे से होगा और ये मुकदमा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह के वाद या मुकदमे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और वो जो फैसला देगा दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि एक सर्कमस्टांसेस ऐसा है कि एक तरफ संघ और राज्य, यानी ठीक है, राज्य है या राज्यों का समूह है एक तरफ, और दूसरी ओर राज्य या राज्यों का समूह है। तो ऐसे मुकदमे भी सुप्रीम कोर्ट में शुरू होंगे और अंत होंगे। मतलब कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें संघ और कोई स्टेट का उद्देश्य एक है, या एक नहीं अनेक स्टेट और संघ का उद्देश्य एक है, और उसके खिलाफ में एक स्टेट या बहुत सारा स्टेट है, और ऐसी परिस्थिति में कोई विवाद पैदा हो जाता है, तो इस विवाद को सुलझाने का आरंभ भी सुप्रीम कोर्ट में होगा और उसका अंत भी सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये दूसरा सर्कमस्टांसेस है, परिवेश है। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि राज्यों एवं राज्यों के मध्य, इसमें सेंट्रल नहीं है। मान लिया कोई एक स्टेट है जैसे बिहार है, दूसरा स्टेट पश्चिम बंगाल है, अगर इन दोनों के बीच कोई विवाद होता है तो ये फैसला किसी का हाई कोर्ट नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। या फिर एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है, वो एक पार्टी है दोनों और इधर एक पार्टी है दोनों, यानी एक से अधिक राज्य है, तो इनके बीच भी कोई विवाद हो गया तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। या ऐसा मान लीजिए आप कि पूरा उत्तर भारतीय राज्य हो और पूरा दक्षिण भारतीय राज्य हो, तो ऐसा भी अगर कोई मुकदमा आ जाएगा तो उसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जैसे अभी आने वाला है, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि 2000 में एक संशोधन हुआ था संविधान में, और ये लिख दिया गया था कि जो प्रत्येक 10 वर्षों पर सीमांकन होता है, परिसीमन होता है, एस्टिमेशंस ऑफ सीट होता है लोकसभा का, तो वो दो तरीके से होता है। एक कि उसकी जनसंख्या को समायोजित करने के लिए सीमांकन होता है, और दूसरा उसके क्षेत्र को समायोजित करने के लिए सीमांकन होता है। तो जनसंख्या को समायोजित करना होगा तो उसमें सीट बढ़ेगा नहीं, सीट वही रहेगा, बल्कि हर कंस्टिट्यूएंसीज में जो है वोटर्स की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जब क्षेत्र का सीमांकन होगा तो उसमें संख्या तो समायोजित होगी ही, लेकिन लोकसभा का संख्या भी बढ़ जाएगा। जैसे भी 550 है तो बढ़ करके 600 या 700 हो जाएगा। तो 2000 में दक्षिण भारत के राज्यों ने ये जो जनगणना रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ऑब्जेक्शंस किया
कि जिस अनुपात में उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशंस के आधार पे लोकसभा में स्थानों का आवंटन किया जाएगा तो हम लोग के दक्षिण भारतीय राज्यों को तो स्थान बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान में संशोधन करके कह दिया कि 2026 तक लोकसभा के संख्या में वृद्धि नहीं होगी, और इस बीच यानी 2002 से लेकर 2025 तक उत्तर भारत के राज्य जो है अपने जनसंख्या को नियंत्रित कर ले। तो नियंत्रित तो हुआ नहीं है, तो 26 के बाद फिर सीमांकन होना है। तो ऐसी परिस्थिति में दक्षिण भारतीय राज्य फिर विरोध करेंगे। अगर उसमें केंद्र सरकार जबरदस्ती उनके ऊपर बात लादनी चाहेगी तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच विवाद होगा, जिसका निपटारा किसके माध्यम से किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। क्लियर? लेकिन कुछ ये जो 3 सर्कमस्टांसेस हैं इनके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस हैं। और एक्सेप्शंस क्या है कि ये तीनों सर्कमस्टांसेस रहने के बावजूद भी अगर मुद्दा इनमें से कोई हो तो वो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई संधि पहले की गई हो, कोई संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, या कोई करार हुआ हो, ठीक है, 2 राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में, तो इस ग्राउंड पे जो है वो मुद्दा मौलिक क्षेत्राधिकार नहीं माना जाएगा। वो हाई कोर्ट में भी शुरू हो सकता है। नहीं बात समझ में आ रही है? जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल में कोई संधि हुई और उस संधि पर कोई विवाद पैदा हो गया, तो है तो 2 राज्यों का मत का मामला, लेकिन ये मौलिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये कोई भी स्टेट्स अपने हाई कोर्ट में जाकर के इसको सुलझा सकता है। अब बात समझ में आई? या फिर वित्त आयोग से संबंधित कोई बात हो, फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन क्या करती है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन करती है। जो भी सेंट्रल टैक्स है जिसका वसूली, खासतौर से इनकम टैक्स के मामले में, वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन उस टैक्स को वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच बांट देता है। तो इसमें कभी कभी आप सुनते होंगे कि साहब कोई राज्य असंतुष्ट है या राज्य का समूह असंतुष्ट है कि हमें और पैसा मिलना चाहिए था। तो ऐसे में प्राइमरी जुरिडिक्शंस के तहत वित्त आयोग के अनुशंसाओं को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है। हालांकि वो केंद्र और राज्यों के बीच भी ही संबंध होता है। इसी प्रकार से एक मुद्दा और है, नदी जल विवाद। नदी जल विवाद, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बहुत होता है कि नदियां क्या है, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में बह रही है, बल्कि 2, 3, 4 राज्य, 5 राज्य से होकर गुजरती है। और ऐसी परिस्थिति में हर राज्य चाहता है कि इस जल का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ताकि मेरे यहाँ कृषि समुन्नत हो। साथ ही साथ ये भी समस्या आती है कि अतिरिक्त जल को छोड़ देने से दूसरा राज्य में बाढ़ भी आ जाता है। तो इन सभी समस्याओं के कारण राज्यों के मध्य नदी जल को लेकर हमेशा विवाद होता है। खासतौर से कृष्णा और कावेरी नदी जो है, जो दक्षिण भारत की नदी है, तो दक्षिणी रियासतों में इस पर बहुत विवाद है। तो नदी को जल को लेकर के कोई विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अधीन नहीं होगा। वो मुकदमा हाई कोर्ट में जा सकता है। केंद्र सरकार चाहे तो इस
जल विवाद के लिए ट्रिब्यूनल भी बना सकती है, न्यायाधिकरण भी बना सकती है। न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल का अर्थ ये हुआ कि किसी विशेष समस्या के समाधान से जो सार्वजनिक प्रकृति का हो, उसका न्यायिक समाधान करने के लिए कोई स्पेशल बोर्ड बनाती हो अगर जजेस का, कि आपको सिर्फ यही केस का फैसला देना है, तो ऐसे बोर्ड को हम लोग न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल्स के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी बात हुई आपका किससे संबंधित? सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन या मौलिक क्षेत्राधिकार से। पूरी बात समझ में आ गई? इसको मिटाए, लिख लिए आप लोग, लिखिए। अब देखिए दूसरा जो है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलाइट जुरिडिक्शंस, ठीक है। इसके मीनिंग्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसको देखें कि आखिर अपीलीय अधिकार हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ तो हमें पता होना चाहिए। तो इस अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे आप समझिए इसको कि नीचे के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऊपरी न्यायालय में मुकदमा दायर करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए तो अगर जिला एवं सत्र न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट है ना, इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में जाएंगे। माने इसने कोई फैसला दिया है तो फैसला दो पक्षों के बीच में होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक पक्ष जीतेगा एक पक्ष हारेगा। तो जो हारेगा वो अपने हार का खींच निकालने के लिए क्या करेगा कि हमें इससे असंतुष्ट है इस निर्णय से, तो फिर वो ऊपर के न्यायालय में जाएगा। अगर मान लिया किसी उच्च न्यायालय में कोई हारा तो वो कहां जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नीचे के न्यायालय से असंतुष्ट होकर के जो जब ऊपर के न्यायालय में मुकदमा किया जाता है तो ऊपर के न्यायालय का यह अधिकार अपीलीय अधिकार कहलाता है। जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय से मुकदमा यहां गया
तो किस अधिकार के तहत गया? ये उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत गया, क्योंकि उच्च न्यायालय को जिला एवं सत्र न्यायालय के अपील सुनने का अधिकार है। इसी प्रकार से उच्च न्यायालय से कोई सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लेकर गया तो ये किस अधिकार के तहत गया? तो ये अपीलीय अधिकार के तहत गया, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को भी अपीलाइड जुरिडिक्शन प्राप्त है, अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है कि उच्च न्यायालय से मुकदमे को अपने पास सुने। बात समझ में आई? देखिए उसमें गलत लिखा दिए, 29 काटिए 131 लिखिए, ठीक है? तब बोलना चाहिए था ना आपको। जो मौलिक क्षेत्राधिकार था उसमें थोड़ा सा मिस कर गए उसको, उसमें अनुच्छेद 129 की जगह पर क्या लिख दीजिए? 131। क्लियर? अब देखिए कि इसका जो वर्णन है वो कहां कहां है, यानी इस अपीलीय का। तो इसमें आपको 3 अनुच्छेद मिलेंगे। कितना? 3। एक 132, एक 133 और एक 134। 3 अनुच्छेद हैं, तो इसका मतलब 3 तरह का अपील होगा, है ना भाई? तो 3 तरह के अपील कौन कौन हो सकते हैं? तो पहला तो ये होगा संवैधानिकता की जांच। एक तो ये होगा, दूसरा होगा सिविल मुकदमा, जिसको हम दीवानी मुकदमा भी बोलते हैं, और तीसरा है आपराधिक मुकदमा। ठीक है? तो ये रिलेटेड हो गया 132 से, ये हो गया 133 से दूसरा वाला, और तीसरा वाला हो गया 134 से। मतलब क्या है? मतलब ये है कि संवैधानिकता की जांच का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में चाहे दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, ठीक है? चाहे दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, इन दोनों मामलों से संबंधित अगर संविधान का व्याख्या का प्रश्न उठता है, संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठता है, तो अनुच्छेद 132 के तहत जो है ऐसा मुकदमा उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत जाएगा। इसमें उच्च न्यायालय का यह प्रमाण पत्र लगा होगा कि हमने मुकदमा सुन लिया, सारी चीज परख ली, लेकिन अमुक बिंदु का जो है वो संवैधानिकता की जांच करना है, लीगलिटी को देखना है कि इसमें संविधान क्या कहता है। तो इसलिए जरूरी है कि इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाए। बात समझ में आई? इसी प्रकार से कोई सिविल मुकदमा उच्च न्यायालय में आया है, ठीक है? तो उसमें 2 सर्कमस्टांसेस हैं। एक के प्रमाण पत्र लगा रहता है, मुकदमा सुना, एक पक्ष के फेवर में फैसला दिया और दूसरे पक्ष के अगेंस्ट में दिया,
तो उसमें लिख दिया जाता है कि जो प्रभावित पक्ष है, जिनके पक्ष में हम फैसला नहीं दिया है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तब जो है वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अपीलाइड जुरिडिक्शन के तहत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुकदमे को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, हमने फैसला दे दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको आप जाएंगे तो रिजेक्ट भी कर सकता है उसको, कि नहीं फैसला तो हो गया आपका। तो ऐसे परिस्थिति में उसको क्या करना पड़ता है? दूसरा कि अनुच्छेद 135 के तहत उसको प्रमाण पत्र लेना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से। यानी पहले वो जो रजिस्ट्रार के यहां मुकदमा करेगा तो सबमिशन के लिए करेगा कि आप हमें अनुमति दीजिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ सकते हैं, ये मेरा केस है पूरा। तो रजिस्ट्रार उसको जज करेगा, देखेगा, और जब उसको लगेगा कि हाँ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सुनने के लायक है, तब किसी कोर्ट में वो हियरिंग के लिए देगा। और उस समय जो मुकदमा करने वाला पक्ष है उसका वकील मुकदमा अपने मुकदमा के औचित्य को प्रमाणित करेगा कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों मुकदमा सुनना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाँ ये बात सही है, तो वो एक शब्द लिख देता है ऑर्डर, और कुछ नहीं उस फाइल पर। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्ट हमने कर लिया आपके केस को, अब जिस पर आपने मुकदमा किया है उसको अपना एक फाइल भेज दीजिए, और उसका जब जवाब आएगा, एफिडेविट आएगा, तब फिर बजाते तौर पे आपके मुकदमे की सुनवाई करेंगे। और पहले वाले में प्रमाण पत्र अगर लगा हुआ है हाई कोर्ट का, तब रजिस्ट्रार उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, तब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। यही चीज अनुच्छेद 134 के तहत आपराधिक मुकदमे में भी है कि अगर प्रमाण पत्र लगा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और यदि प्रमाण पत्र नहीं लगा हुआ है तो अनुच्छेद 135 के तहत जो है उसे प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम मुकदमा दायर करना चाहते हैं। और इसमें भी रजिस्ट्रार के न्यायालय में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सिविल मामलों के लिए अपनाई गई थी। तो ये है छात्रों पूरा का पूरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलाइड जुरिडिक्शंस। क्लियर? मिटाऊं? मिटा दूं? आप लोग लिख रही हैं, हो गया आपका? हुआ? अब आइए तीसरा, इसको बोलते हैं न्यायादेश क्षेत्राधिकार। यानी रिट जुरिडिक्शंस। ठीक है, ये जरा गेस करके बताइए आप लोग कि क्या हो सकता है ये, आप बताइए। लास्ट आप ही से पूछ रहे हैं जो नीचे मुड़ी करके लिख रही हैं। हाँ, ये जो हेडिंग है इसका मतलब आप क्या समझती हैं? बोलिए, जो भी मन दिल में हो बोल दीजिए। एक शब्द देखने के बाद कुछ उभरता है ना मस्तिष्क में, तो वही बात हम जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि ये बात बार बार क्लास में आया है, हमेशा आता रहता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप उसको कोरिलेट कर रहे हैं अच्छे क्लास से कि नहीं। चलिए, आप में से कोई भी बोलना चाहे बोल सकता है कि इस शब्द को पढ़ने के बाद, इस हेडिंग को पढ़ने के बाद कौन सा विचार
आपके दिमाग में आया? कैसा कैसा खिचड़ी पक रहा है? चेंजेस, कैसा चेंजेस? हमको एक बात बताओ, तुम डरती काहे हो? तो फौरन बोलना, जैसे ही हम बोला कि कोई भी बोल सकता है तो आपको फौरन बोलना चाहिए। इससे क्या होगा जानते हैं आपके पास? कि आप हमेशा सही जानते हुए भी कंफ्यूजन अपने पास रखे रहिएगा, और ये आपके लेखनी को प्रभावित कर देगा, टाइम टेकिंग कर लेगा। इसलिए श्योरिटी लाइए कि हम जो जान रहे हैं सही है, होगा होगा, गलत देखा जाएगा। तो इससे आप वहां पिछड़ जाइएगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको मेंस लिखना होगा ना, तो ये नेचर आपका रहेगा, तो आपका समय क्वेश्चंस के आंसर देने में ज्यादा बर्बाद हो सकता है। इसलिए अभी ही सुधार कीजिए। एकदम जैसे आक्रामक होता है ना जवाब देने के लिए, कि अगर हम जान रहे हैं तो एकदम बढ़ के देंगे जवाब, वैसा नेचर पैदा कीजिए। तब जो है वो आप का राइटिंग स्किल और स्पीड दोनों जो है मेंटेन हो जाएगा, और फिर हर प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिएगा। तो ये इसका भी हम लोग अर्थ लेते हैं। क्या लेते हैं? अर्थ। अर्थ लिखने से आपको बहुत फायदा होता है ना? तो इसका अर्थ ये है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तब सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है? अब इसका वर्णन कहां पर है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद है? ये 32 नहीं पढ़ रहे हैं, उनको बुलाते क्या नहीं जो स्टडी के लचक को समझते हैं? किनके मित्र हैं वो? हाँ तो बोल दीजिए, थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगता है। यहाँ पर अध्ययन की लचक आपको समझनी होगी। आपको भी नहीं आएगा ऐसा? तो लचक ये है कि इसका अगर आपको वर्णन करना पड़ेगा तो 139 जो न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार है, ये 139 में है, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उस मौलिक अधिकार का संरक्षण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। और वो इसका संरक्षण यानी अपने मौलिक अधिकार के नागरिकों की रक्षा करने का जो उसको पावर है, वो इसका संरक्षण यानी मौलिक अधिकार का संरक्षण जो करेगा वो रिट के जरिया यानी न्यायाधीश के जरिया करेगा। बात समझ में आ रही है? और ये जो रिट होगा, ये न्यायाधीश जो होगा, ये जारी करने का जो उसको अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 के तहत। और क्यों ऐसा दोहरापन है? इसलिए कि अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के न्यायाधीश का वर्णन है। कितना? ये डिफरेंस हो गया।
अनुच्छेद 139 में 5 प्रकार के न्यायाधीश का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 139 में 5 न्यायाधीश जारी करेगा, सिर्फ ये बात लिखी हुई है। लेकिन कैसा न्यायाधीश जारी करेगा, तो 5 प्रकार का, और ये कहां लिखा हुआ है, तो 32 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 प्रकार का न्यायाधीश यानी रिट जारी करेगा, और वो न्यायाधीश रिट क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसको बोलेंगे हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, जिसको इंग्लिश बोलेंगे मैंडेमस। और तीसरा है प्रतिषेध, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे प्रोहिबिशन। और चौथा है उत्प्रेषण, यानी सर्टेरियो। और चौथा है, पांचवा है अधिकार परीक्षा। यानी क्वो वारंटो। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टॉपिक जो है किसका है, फंडामेंटल राइट्स का है, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर जो एक्सप्लेन करने की ये जरूरी है कि 32 के तहत ये राइट सर्वोच्च न्यायालय को है, 139 के तहत ये राइट सर्वोच्च न्यायालय को है कि 32 के अधीन 5 प्रकार का रिट जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकार को बचा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अनुच्छेद 139 के तहत रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के तहत 226 के तहत यह अधिकार किसको है, उच्च न्यायालय को। यहां पर एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है। आप कहां जाएंगे, इसमें संविधान क्या कहता है, तो आप दोनों में से कहीं भी पहले जा सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है कि अगर आप उच्च न्यायालय में अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शंस के लिए गए हैं, तो उसके निर्णय के खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में चले गए हैं, तो फिर अपील में आप नहीं जा सकते हैं, यानी वापस आप हाई कोर्ट नहीं आ सकते। एक तो ये डिफरेंस समझना है। दूसरा ये कि 226 और 139, ठीक है, ये दोनों में क्षेत्राधिकार है। 26 में क्षेत्राधिकार रिट जारी करने का उच्च न्यायालय को है, और 139 में रिट जारी करने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को, है ना। क्या दोनों को इस क्षेत्र में बराबर का अधिकार प्राप्त है? आप बताइए कि इस मामले में सबसे ज्यादा अधिकार किसे प्राप्त हो सकता है ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, हर चीज में उसे अधिकार प्राप्त है। तो इसको लॉक कर दे यहीं पे और आगे बढ़े, तो गलत हो जाएगा साहब।
ये एक ऐसा अवसर है यहां पर, और हम मात्र शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है और भी अवसर हो, लेकिन अभी तक के अध्ययन के मुताबिक ये एक ऐसा अवसर है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा अधिकार उच्च न्यायालय को है रिट जारी करने के कॉन्टेक्स्ट में। कैसे, ये समझना है। तो उच्च न्यायालय, सिर्फ उच्च न्यायालय यानी ये जो है वो सिर्फ अनुच्छेद 14 से लेकर करके जो 35 तक, मान लीजिए जो 14 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को मिला हुआ है, सिर्फ उसी के परिवेश में वो रिट जारी करेगा। लेकिन हाई कोर्ट इसके बारे में तो वो रिट जारी करेगा ही, प्लस भी है, प्लस अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कोई दूसरा संवैधानिक प्रावधान है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि अनुच्छेद 326 के तहत आपको मत देने का अधिकार है, जो कल परसों कल दिए होंगे आप, ये इसके पहले वाले में दिए हो। देखिए वो सब राजनीतिक बात मत किया कीजिए, हम वो नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई से जो संबंधित है वही, इस क्लास में झगड़ा लड़ाई हो जाएगा तो नहीं, ये सब बात हमारे क्लास में तो कम से कम मत किया कीजिए, क्योंकि पॉलिटी पढ़ा है, हम इसका ख्याल रखते हैं, आपके दिलों का पूरा पूरा ख्याल है। राजनीतिक विषय पढ़ा रहे हैं लेकिन राजनीतिक बातों से हम लोग परहेज करेंगे। आपका ये अपना अधिकार है, आप किसको वोट दिए इसके मालिक आप हैं, अपने में बातचीत कर सकते हैं, यहाँ उसको ओपन ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके बगल वालों ने दूसरे को किया होगा तो आपस में झगड़ने लगिएगा, तो वो बात उचित नहीं है क्लास के लिए। क्लास का एक मेरिट्स है, डिसिप्लिन है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो अब मान लिया जाए कि आपके उस मत देने के अधिकार को राज छीन रहा है, कितनी खूबसूरत बात है। तो पढ़ाई की खूबसूरती नहीं है ये, पढ़ाई की कितनी बड़ी खूबसूरती है, आपको दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है। ये सुंदरता नहीं तो क्या है, बदसूरती है। पढ़ाई की खूबसूरती है ये, क्या आप इतने लचक वाली बात को समझने जा रहे हैं। पढ़ाई की खूबसूरती क्या हो सकती है कि टफ से टफ प्रॉब्लम्स को आप क्लास में सॉल्व कर रहे हो, उससे प्रसन्नता मिलती है। तो चलिए, तो आप इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इस मामले में आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। मान लिया जाए कोई आपको संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है, तो पहले ये फंडामेंटल राइट्स था, बहुत प्यार से समझिए आप, अनुच्छेद 19(1)(च) के तहत है ना, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अब वो 300(क) के तहत क्या है, वो एक लीगल राइट्स है ना भाई मेरे। अगर आपके संपत्ति पर अभी कोई आफत आ जाए, सरकार छीनना चाहे, तो आप उस संपत्ति को बचाने के लिए अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उस संपत्ति को बचाने के लिए आप हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट उस परिवेश में रिट जारी कर सकता है, ये डिफरेंस है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि रिट जारी करने के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल जो है कौन है, हाई कोर्ट। और ये क्वेश्चंस अक्सर आता है, उस समय आप ठीक से पढ़े नहीं हो, ध्यान नहीं दिए हो, तो साहब आप पलक कर जाइएगा। तो मिटाइए इसको, हो गया सबका।
बाकी आप लिख लिया कीजिए, मैंने जो बात, नहीं वो नहीं, जैसे हम तो शॉर्ट में लिखते हैं ना, आप उसको क्लास में ही चाहिए तो उसको आप लिखे कि बाद में भूले नहीं। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अनसंवैधानिक प्रावधान, इसका हिंदी ये होगा। हो गया। अब देखिए अगला इसका पावर एंड फंक्शंस में जो चीज आएगा वो है न्यायिक समीक्षा। यानी जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है कि व्यवस्थापिका और प्लस कार्यपालिका, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो ये बात की जा रही है किस कॉन्टेक्स्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहां व्यवस्थापिका का मतलब क्या हो गया, पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव का मतलब यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अधिनियम और कानून यानी एक्ट और लॉ बनाता है। ये क्या करता है कि नियम यानी रूल्स, विनियम यानी रेगुलेशंस, ये सब बनाता है। इसको बोलेंगे एक्ट और इसको बोलेंगे लॉ, है ना। अगर ये दोनों की समीक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को, किस बात की समीक्षा, एक सवाल पैदा होता है। तो इस बात की समीक्षा
के संविधान के अनुरूप है या नहीं, यानी संविधान की अनुरूपता की समीक्षा वो करेगा, अकॉर्डेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का। अगर वो संविधान के अनुरूप है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो इस प्रकार के बने अधिनियम, कानून, नियम व विनियम को वो असंवैधानिक घोषित कर देगा। नतीजा क्या होगा कि बना हुआ अधिनियम, कानून, नियम और विनियम अवैध हो जाएगा, वो लागू नहीं हो जाएगा। तो ये जो अधिकार है वो किसके तहत है? तो इसमें संविधान का एक अनुच्छेद है जिसको अनुच्छेद 137 बोलते हैं। 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, पांचवा, परामर्शी क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन। इसका जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 143 के तहत है। किसको है? तो अगर राष्ट्रपति को, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो लोक महत्व के किसी विषय पर यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी विषय पे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से इस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, एडवाइस मांग सकता है। अब देखिए, ये जो परामर्श मांगेगा तो ऐसा मत समझिए कि फोन उठाया राष्ट्रपति महोदय ने और चीफ जस्टिस से बोला कि अरे भाई इसमें क्या कौन सा कानूनी दाव पेच है, जरा बताइए। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि बाजाब्ते तौर पे रिटन एप्लीकेशंस राष्ट्रपति की तरफ से जाएगा और उस पर बेंच बैठेगा सुप्रीम कोर्ट का, यानी कोर्ट लगेगी, और वो कोर्ट 5 जजेस से कम का नहीं होगा। यानी इस अधिकार का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आधार पर करेगा और वो ओपन होगा, खुला होगा। मतलब उसमें आप भी जाकर के देख सकते हैं उसकी कार्रवाई को। बात समझ में आ रही है? यानी एक प्रकार से मुकदमा चलेगा मांगे गए परामर्श पर। अब इस परामर्श के 2 मीनिंग्स हैं। एक कि सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए बाध्य नहीं है, देने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरा ये कि राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। मानने के लिए बाध्य नहीं। बात समझ में आई? यानी 143 के तहत अगर राष्ट्रपति भेजता है तो कोई जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय एडवाइस दे ही, बोले कि नहीं हम नहीं दे सकते, रिजेक्ट कर सकता है। और मान लिया जाए एक्सेप्ट कर लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दे भी दिया, तो राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है कि उसको मान भी ले। लेकिन ये 143 का एक पक्ष है लोक महत्व के मामले में। इसके विपरीत एक और पक्ष है कि संधि और समझौता
अगर किसी देश से किसी चीज से संधि या समझौता हुआ है और इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर परामर्श मांगा गया है तो ये दोनों के सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी है। यानी ऐसे परामर्श में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि हम परामर्श नहीं देंगे। और इस तरीके के 143 के तहत अभी तक कुल 15 मामला जो है वो राष्ट्रपति ने परामर्श लिया है। कितना? 50। तो इस तरीके से छात्रों, जो भी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार था, भूमिका के साथ हम लोगों ने अध्ययन किया। हम समझते हैं कि आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि इन आधारों पे हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय है। यहीं पर अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में किसी दूसरे विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।